नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम मेरे साथ चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम मनोविज्ञान चैप्टर हमारा चल रहा है अभिवृत्ति, यूनिट नंबर 6, और कल हमने आधा पढ़ लिया था। तो आइए इसकी करते हैं शुरुआत और इस चैप्टर को करते हैं पूरा। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। मनोज जी, रीना जी, हंसा वर्मा जी, रूबी पठान जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और कदम मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। उदय लाल मीना जी, कैसे हैं? इससे पहले 27 सेशन हो चुके हैं और ये आपका 28वां सेशन है। ठीक है, 28वां सेशन है ये। तो आइए करते हैं इस सेशन की शुरुआत और अभिवृत्ति के बारे में और थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। विद्वान साथियों, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी हमारे सेशन हैं उन सब का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर लगा हुआ बेल आइकन भी दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। विद्वान साथियों, ये है अपना टेलीग्राम और ये है अपनी क्लासों का शेड्यूल। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और चौथी क्लास, अभी ये क्लास चल रही है अपनी। और ये अपने टेलीग्राम लिंक है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे हर सेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। सुनीता कुमारी जी, शहनाज बानो जी, कैसे हैं आप? कमलेश जी, स्वागत आपका। जया जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? चलिए करते हैं शुरुआत। कल हम पढ़ रहे थे अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति को हमने कहां तक पढ़ लिया था? देखिएगा, अभिवृत्ति क्या होता है ये हमने पढ़ा, अभिवृत्ति बनती कैसी है ये भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अभिवृत्ति में परिवर्तन कैसे किया जाता है। यहां तक कल हमने पढ़ लिया था, यहां से आज हमें शुरुआत करनी है। अभिवृत्ति में परिवर्तन, आपकी जो धारणा बनी हुई है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति, आपकी जो धारणा बनी हुई है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति, उस धारणा में परिवर्तन कैसा लाया जाए, उस धारणा को बदला कैसे जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। भूपेंद्र जी झुंझुनू से बहुत बहुत स्वागत आपका। महेंद्र कुमार, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? लक्ष्मी जी, अभिवृत्ति में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, कमेंट करके बताएं आप। आपके विचार में कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं अभिवृत्ति में? आपके विचार से कैसे परिवर्तन किया जा सकता है अभिवृत्ति में? क्या लगता है आपको, क्या करके हम अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं? आप अक्सर बहुत सारे जो है वो ऐड देखते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ जी, हाँ जी। तो अक्सर हम बहुत सारे ऐड देखते हैं। जैसे आप शाम का समय है, आप नोट करना कि शाम 8 बजे से लेकर और 9 बजे तक जो ऐड आते हैं वो सबसे ज्यादा खाने के ऐड आते हैं। जैसे स्विगी के, है ना, इसके बर्गर के, पिज्जा के, खाने के ऐड सबसे ज्यादा आते हैं। एक व्यक्ति अपने घर पर बैठ के खाना खा रहा है। अक्सर आज आधुनिक युग में लोग, ज्यादातर लोग टीवी के सामने खाना खाते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। कुछ लोग यूट्यूब चलाते हुए खाना खाते हैं। आप देखना कि ऐड आएगा और ऐड में आपको बहुत सारे खाने के ऐड दिखाए जाएंगे। आप घर पे दाल रोटी खा रहे हो और आपको ऐड दिखाया जा रहा है बहुत बेहतरीन पकवान के, और जब ऐड दिखता है तो वो दाल रोटी स्वादिष्ट चाहे कितनी भी हो लेकिन वो कम स्वाद लगने लगती है। और हमें मोटिवेट किया जाता है कि आप
दाल रोटी को छोड़कर और बाहर आइए, होटल में आकर खाना खाइए, या अपने घर से ऑर्डर कर दीजिए और घर पे मंगवा कर खाना खाइए। कुछ चटपटा खाइए, मटर पनीर खाइए और बाकी बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए। इसके अलावा मान लीजिए आपके मन में एक विचार आया कि आपको एक बुक लेनी है ना, बुक खरीदनी है, या आपको एक पंखा खरीदना है, या आपको एक एयर कंडीशन खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, बाइक खरीदनी है। आपने गूगल पर एक बार सर्च किया कि 50,000 रुपए की बेहतरीन स्कूटी कौन सी है। अब एक बार आपने सर्च किया, इसके बाद आप फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, यूट्यूब चलाएं, कहीं पर भी कोई भी जगह आप चलाओगे तो वहां पर आपको उस चीज के ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब तक आप वो प्रोडक्ट खरीद नहीं लोगे तब तक आपको मोटिवेट किया जाएगा ऐड के माध्यम से कि खरीदो, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ऑफर चल रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और इतना ज्यादा मजबूर कर दिया जाता है मेंटली, यानी कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, कोई व्यक्ति आपके समकक्ष नहीं है, कोई कंपनी जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है और उस कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आपके मन में एक बार विचार आया, आपके पास पैसे भी कम पड़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों से उधार लेके खरीदने को मजबूर हो जाओगे। कहने का अर्थ है कि अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रयोग सबसे ज्यादा कौन करती हैं? ये इंडस्ट्रीज करती है, व्यापारिक कंपनियां करती है, जो पब्लिक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फोन, लैपटॉप, खाने की चीजें, होटल, ये जिनसे हमारी पब्लिक डील होती है, ये कंपनियां इस मनोविज्ञान का, पहले उद्योग मनोविज्ञान नहीं होता था, आजकल तो ट्रेड व्यापार मनोविज्ञान भी होता है। व्यापारी कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्वेंस करे, उसको कैसे तैयार करे, ये सारी चीजें मनोविज्ञान के आधार पर बनाई जाती है। आपको अगर याद हो तो एक लक्स का ऐड आता है, लक्स का, आजकल तो वो ऐड नहीं आता है, पहले दूरदर्शन पर ऐड आता था, शाहरुख खान जो है वो लक्स का ऐड करता था। इसके अलावा एक फेयर एंड लवली नाम क्रीम आती थी, उसका ऐड हमेशा जो हो हीरोइन से करवाया जाता था, जो सुंदर हीरोइन होती थी, ऐश्वर्या राय जैसी। अच्छा, फिर क्या आया, एक क्रीम आई पुरुषों के लिए, मेंस हैंडसम, ऐसे कुछ नाम था उसका, मेंस हैंडसम, और उसका ऐड किसने किया? सलमान खान ने किया। और ऐड में ये दिखाया, अरे क्या फेयर एंड लवली लड़कियों वाली क्रीम लगा रहा है, ये देख, ये लगा मेंस हैंडसम, ये पुरुषों की क्रीम है। और उस ऐड ने लड़कों को, उस टाइम हम भी कॉलेज में ही पढ़ते थे, तो इतना ज्यादा लड़कों को उसने मोटिवेट किया कि अचानक ही उस क्रीम की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो ऐड क्या था? आपकी अभिवृत्ति में परिवर्तन करने वाला था। वो ऐड आने से पहले मेरे जैसे जो युवा लड़के थे वो फेयर एंड लवली लगाते थे, और आप जैसी या जो युवा लड़कियां थी वो क्या करती थी? फेयर एंड लवली लगाती थी। यानी लड़के भी वही क्रीम का यूज कर रहे हैं, लड़कियां भी वही क्रीम का यूज कर रही है। इस चीज का फायदा उठाया एक मेंस हैंडसम नामक कंपनी प्रोडक्ट ने, और सलमान खान से ऐड करवाया, और ऐड में यह कहलवाया कि ये क्या लड़कियों वाली क्रीम लगा रहा है, मर्द हो तो मर्दों वाली क्रीम लगाओ, यानी मेंस हैंडसम लगाओ। और उस चीज से जो है वो, उस ऐड से जितने भी युवा लड़के थे उन सब ने अपने घर में पड़ी हुई फेयर एंड लवली को फेंक दिया, छोड़ दिया लगाना। और इस तरीके से क्या हुआ, प्रोडक्ट का सेल होने लगा। तो ये जो अभिवृत्ति है परिवर्तन, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे आप जयपुर गए कोचिंग करने के लिए, सीकर गए कोचिंग करने के लिए, आपको वहां पर बहुत सारे कोचिंग के ऑप्शन मिलेंगे, और हर कोचिंग वाला अलग ऑफर, कोई पैसे में ऑफर दे रहा है, कोई कह रहा है कि पैसे बाद में, सिलेक्शन पहले, यानी हमारे पास आइए, पहले सिलेक्शन होगा आपका, फिर हम आपसे पैसे लेंगे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको पूरा 100% रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आपका अनुभव है तो कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो आपको रिटर्न करती है, ये सब केवल दिखावटी होता है। एक राजनीति में भी इस प्रकार के प्रयोग कई हुए, जैसे कि आजकल काफी प्रयोग हो रहे हैं कि फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री शिक्षा मिलेगी, यानी सब कुछ फ्री का लालच देकर लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जा रहा है। एक और लालच दिया गया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे,
तो ये सारी चीजें क्या काम करती है? ये सारी चीजें आपकी अभिवृत्ति में परिवर्तन कराती है, आपकी अभिवृत्ति में परिवर्तन कराती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन क्या होता है। अभिवृत्ति परिवर्तन विषय समाज मनोवैज्ञानिकों के मध्य एक प्रमुख विषय रहा है। समाज मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक नेता, वस्तु उत्पादक, विज्ञापनकर्ता आदि के लिए यह रुचि का विषय है। सबसे ज्यादा रुचि का विषय है इनके लिए ये अभिवृत्ति परिवर्तन। समस्त अध्ययनों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए कुछ अनुनियात्मक संप्रेषण उपयोगी होता है। व्यक्ति के समक्ष वाचिक स्तर पर उनकी अभिवृत्ति के विपरीत ऐसी दलील प्रस्तुत की जानी चाहिए कि वह दलीलों की सूचना ग्रहण कर अपनी अभिवृत्ति को स्वयं परिवर्तन कर ले। यानी सोचिए कि किसी बालक, एक युवा लड़का है जो अभी बीएड में सिलेक्शन हुआ है और उसका जो कॉलेज है वो उसके गांव से 100 किलोमीटर दूर है, और वो लड़का या लड़की हॉस्टल में जाके रहना चाहते हैं, लेकिन घर वाले ये कह रहे हैं कि बेटा हॉस्टल में तू रहेगा कैसे, आपने तो कोई हॉस्टल में कभी रह डोई को नहीं है ना। लड़की है, लड़कों को तो फिर घर वाले भेज देते हैं, लड़कियों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है ऐसी कंडीशन में, और उनके घर पे कोई पढ़ा लिखा भी ज्यादा है नहीं, तो और ज्यादा स्ट्रगल है घर वालों को समझाना, क्योंकि घर वालों की पहले से एक अभिवृत्ति बनी हुई है कि लड़कियों को अकेले नहीं छोड़ सकते हम। ये रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है पहले से कि लड़कियां अकेली नहीं रह सकेगी बाहर। लेकिन वो पढ़ी लिखी लड़की अपनी माँ, अपने पिता को समझाती है, दलील देती है कि ना ऐसा नहीं है माँ, मेरे बेटा बहुत सारी छोरियां होंगी और छोरियां हॉस्टल नाके होसी, मैं एक मैडम होसी जिकी वार्डन होसी, महिला चौकीदार भी होसी, बड़े खाने बिल्कुल भी घबराने की जरूरत को नहीं। और यहाँ करो माँ थे मेरे सागे चाल ले हो गए, पापा जी थे भी मेरे सागे चालियो, पहले मारो हॉस्टल देख ले हो। और बैठे कोई एक लड़की थोड़ी रहती, बट तो 50 60 100 जितनी भी हमारा बेच में लड़की होसी ना, सह की सह रहती, और हॉस्टल में 12 1 मिनट भी जान कौन दे, मैं तो बस कॉलेज जासा और कॉलेज हॉस्टल आ जासा। यहाँ आपकी माँ ने और आपके पिताजी ने समझा के एक लड़की दिखी है वो कन्वेंस करे और बांगी अभिवृत्ति ने परिवर्तित कर दे। यानी आप जिस चीज को मनाना चाहते हो उसके पक्ष में आप दलील दो, उसके पक्ष में आप तर्क प्रस्तुत करो, और उस तर्क के आधार पर सामने वाले व्यक्ति के विचार में परिवर्तन करके आप उसकी अभिवृत्ति में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। यह एक तरीका है अभिवृत्ति परिवर्तन करने का। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जहां से हम अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं, आइए उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि व्यक्ति के सामने अनुक्रिया या व्यवहार करने की ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जिससे उसे बाधिक होकर अपनी अभिवृत्ति के विपरीत आचरण करना पड़े, और आचरण को तर्क संगत सिद्ध करने के लिए उसे अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करना पड़े। इस प्रकार व्यक्ति में संज्ञान और क्रिया के स्तरों पर विसंगति की ऐसी स्थिति बनाई जाए कि उसे बाध्य होकर अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करना पड़े। आपने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर एक पात्र है जिसने राम को वनवास दिया, कौन है वो बताइए, कौन है जिसने राम को 14 वर्ष के वनवास की मांग की? किसने राम के लिए 14 वर्ष की वनवास की मांग की थी? बताइए, कमेंट में बताइए जरा सा। किसने कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक किया जाए? रश्मि गौतम जी बताएं क्या होगा उत्तर। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है मैंने, कमेंट करें फटाफट अगर आप। केकई, देखिए आयुष वर्मा ने उत्तर दिया है कि केकई थी जिसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। लेकिन अगर आप रामायण को ध्यान से देखते हैं विद्वान साथियों, तो केकई तो राम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और राम जी भी केकई को अपनी मां से ज्यादा प्यार करते थे। यानी राम जी और केकई का जो प्रेम था वो सगे बेटे और मां से भी ज्यादा था। तो एक ऐसी मां जो अपने बेटे से ज्यादा राम को प्यार करती है, और एक ऐसा बेटा जो अपनी मां से ज्यादा केकई को प्यार करता है, वो कैसे 14 वर्ष का वनवास मांग सकती है? उसकी तो ऐसी अभिवृत्ति थी ही नहीं।
वो तो राम से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। कैकेयी जो है वो राम से बहुत प्यार करती थी। उसकी तो जो धारणाएं थी, उसकी जो अभिवृत्ति थी, तो वो तो राम से स्नेह वाली थी। लेकिन एक और पात्र होता है जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने क्या किया कि कैकेयी की अभिवृत्ति में परिवर्तन करा। एक दिन मंथरा आई कैकेयी के पास और कैकेयी को कहा, रे बावड़ी, तेरे के दिमाग खराब हो रही है। कैकेयी बोली, के बात मंथरा? क्योंकि मंथरा कैकेयी की खास दासी थी, फिर ये दासी थी। तो बोले, तू इना मेरे के नाम बावड़ी, तने तो ध्यान ही कौन, तू तो बोली पड़ी है। राम राजा बन जैसी तो तेरो बेटो कद बन सी राजा, तेरे बेटे ने तो राजकाज कौन मिले। जे वह तो तू राम ने राजा ने बनाकर आपने भरत ने राजा बना। और तू याद कर कैकेयी, तेरा तो 3 वचन मांगीडा है और आज वह वचना ने पूरा करने को टाइम है। राजा भरत बनेगो। फिर भी कैकेयी मानी नहीं। मंथरा ने और दलील दी कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, राम तेरे बेटे को निकाल देगा और वो तुमसे प्यार नहीं करता। इस प्रकार से इतने ज्यादा तर्क दिए गए मंथरा के द्वारा, चाहे वो तर्क झूठे हो चाहे वो तर्क सत्य हो, लेकिन इतने ज्यादा तर्क दिए गए कि मंथरा के द्वारा कैकेयी के सामने कि कैकेयी मजबूर हो गई मंथरा की बात को मानने के लिए। और कैकेयी ने अपने सारे आभूषण त्यागे, ब्लैक साड़ी पहनी और बाल को किया खुला और महल में किया अंधेरा और जाके बेड पर सो गई। वह भी उल्टी सो गई। कोप भवन में राजा दशरथ को संदेश भेजा गया कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है। राजा दशरथ दौड़े दौड़े आए, देखा तो भवन में अंधेरा और रानी सोई हुई है, रूठी हुई रानी है वो। तो भरत जी ने, दशरथ जी ने पूछा तो सारा मामला सामने आया। कैकेयी की अभिवृत्ति को किसने परिवर्तित किया? मंथरा ने किया। और भगवान राम जी जानते थे इस बात को कि माता कैकेयी जो है वो मन की बड़ी साफ है, वो तो मुझे सदा प्रेम करती थी। शायद किसी ने इसको जो है वो प्यार किया है। इस पूरे रामायण के पीछे जो एक पात्र है, ये तो विधि का विधान था, होनी ही थी। लेकिन अगर आप रामायण को ध्यान से देखते हो तो सबसे बड़ा जो पात्र है वो कौन सा है? वो है मंथरा। मंथरा के अभिवृत्ति परिवर्तन करने के कारण ही, अगर मंथरा यहां पर नहीं होती तो पूरी रामायण ही नहीं हो पाती। तो अगर रामायण में कोई सबसे बड़ा पात्र है जो रामायण के रामायण होने का कारण बनता है तो वो कौन है? मंथरा है। अगर मंथरा नहीं होती तो राम राजा बनते, और राम राजा बनते तो वो वनवास नहीं जाते, वनवास नहीं जाते तो आज हम उनको याद नहीं करते। आज हम उनको याद नहीं करते। करते क्या याद? हम आज उनको नहीं याद करते, सीधा सा मामला है। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति को आप इतना ज्यादा अपने तर्क के माध्यम से मजबूर कर दो, है ना, मजबूर कर दो। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, लेकिन प्रेमिका जो है वो प्रेमी से कहती है कि नहीं, ऐसा मेरे मन में तो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो सकते हो बट ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रेमी देखो तर्क देता है कि मैं तुझ बिन मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तुम अगर नहीं हाँ कहती हो, अगर तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करती हो तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, मैं लिखना छोड़ दूंगा। तरह तरह के तर्क देता है। मैं तेरे लिए वो तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, चांद धरती पे ले आऊंगा, तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी तमन्ना और तुम ही हो सब कुछ जो भी हो। और इस प्रकार के अनेकों अनेक तर्क देने का प्रयास करता है। और वह तर्क देने का उद्देश्य क्या है? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने ये तर्क क्यों दे रहा है? ताकि वो अपनी प्रेमिका की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सके, अपनी प्रेमिका की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सके। तो ये है अभिवृत्ति परिवर्तन करने का तरीका कि आप उनको जो है वो इस तरीके से तर्क संगत सिद्ध कर दो कि वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा तरीका है अनुनयात्मक संचार। ये क्या है? अनुनयात्मक संचार। अनुनयन
सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड और उनके साथियों ने किया था। हॉलैंड और उनके साथियों ने अनुनयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अनुनयात्मक संचार अभिवृत्ति परिवर्तन में तभी सफल होता है जब इससे व्यक्ति में दो स्पष्ट प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। पहली प्रतिक्रिया जो होगी वो होगी व्यक्ति के मत को संशयात्मक बना देना। यानी पहली प्रक्रिया क्या करो, पहला काम क्या करो, मन में शक पैदा कर दो। क्या पैदा कर दो? शक पैदा कर दो। शक ऐसे ही लिखा जाता है क्या? शक मान लीजिए ऐसे ही लिखा जाता है, शक पैदा कर दो, पहला काम। और दूसरी प्रक्रिया क्या करना है, पहले आपके जैसे एक किसी परिवार में अगर फूट डालनी हो या किसी पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिकाओं को अगर लड़वाना हो तो उनके मन में भ्रम पैदा कर दो कि यार तुम्हारे वाला वो कल मैंने देखा था कि बाजार में किसी के साथ घूम रहा था। पत्नी के सामने ऐसी बात कह दी। अब पत्नी के मन में ये शक का बीज जो है वो पनप जाएगा। या फिर पति के सामने ऐसा कह दो, या प्रेमी या प्रेमिका के सामने कह दो, या दो दोस्तों के सामने कह दो, उनके मन में आप शक पैदा कर दो। जैसे ही उनके मन में शक पैदा होगा, दूसरी प्रतिक्रिया उस पर्सन का उत्तर प्रस्तुत करती है। अब इसके मन में शक पैदा हो जाएगा तो अब इसके बाद ये खुद ही दूसरी प्रक्रिया करेगी और इस प्रकार नई सूचना जब व्यक्ति के मन में अपनी अभिवृत्ति के लिए प्रश्न उठाकर सोचने के लिए विवश कर देती है, तब अभिवृत्ति परिवर्तन होता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर उसके मन में छोटा सा शंका पैदा की, यार तू उसका दोस्त है, तू उसके लिए इतना करता है, तू सब कुछ उसको देता है, अपने दोस्त के लिए तू सब कुछ करता है, लेकिन यार कल मैंने तुम्हारे बारे में उसके साथ चर्चा की थी, वो कह रहा था तुम्हारे बारे में उसके विचार अच्छे नहीं है। ये छोटा सा शंका का बीज उसके मन में अपने आप नए नए तर्क क्रिएट करेगा और उसकी अभिवृत्ति को परिवर्तित कर देगा कि नहीं कर देगा। इस सिद्धांत के अनुसार अनुनयात्मक संचार के चार प्रमुख पक्ष होते हैं। एक तो होता है संचार स्रोत, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है लक्षित व्यक्ति जिसको संदेश पहुंचाना है, और चौथा होता है संचार का माध्यम। क्योंकि अगर किसी के मन में आप शंका पैदा करोगे तो कोई ना कोई संदेश तो भेजना ही पड़ेगा ना, है ना, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए सूचना स्रोत तभी प्रभावशाली होता है जब उसमें विश्वसनीयता का गुण हो। विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि सूचना स्रोत के संबंध में भरोसा हो कि अनुनयन करने वाले को संबंधित विषय का उच्च स्तरीय ज्ञान है तथा वह भरोसेमंद है। अन्य अध्ययन बताते हैं कि आकर्षण, समानता एवं प्रियता के गुण संचार स्रोत को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। संचारकर्ता की शक्ति भी अभिवृत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक है। और दूसरा, संचारकर्ता श्रोता को किस सीमा तक पुरस्कृत या दंडित कर सकता है। संचारकर्ता किस सीमा तक श्रोता को अपने वक्तव्य के अनुपालन की अपेक्षा करता है। और तीसरा, श्रोता को कहां तक विश्वास है कि उसके अनुपालन या अवज्ञा की जानकारी संचारकर्ता को ज्ञात हो जाएगी। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। उसकी धारणा को, उसके दृष्टिकोण को, उसके नजरिए में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। अभिवृत्ति परिवर्तन कई स्थितियों में व्यक्ति द्वारा बाधित अनुपालन के रूप में सामने आता है। कई बार व्यक्ति को अपनी अभिवृत्तियों के विपरीत आचरण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, बहुत ही प्यारा उदाहरण है कि एक लड़की है और वो जब तक अपने मायके में रहती थी, अपने पिता माता के पास रहती थी, तब तक वो आराम से खुल्लम खुल्ला जीती थी। जींस पहननी है तो जींस पहन लेती थी, टी शर्ट पहननी है तो टी शर्ट पहन लेती थी, घर में आराम से रहती थी, बाहर जाती थी तो अपने मनपसंद कपड़े पहनती थी, बाल खुले रखने हैं तो खुले रख लिए, अगर बांधने हैं तो बांध लिए, 7 बजे तक सोना है तो 7 बजे तक सो रही है, 9 बजे तक सोना है तो 9 बजे तक सो रही है।
क्योंकि माँ तो अपने बेटों से कहती नहीं है, बच्चों से कहती नहीं है ना, माँ अपनी बेटी को थोड़ी उठाएगी जल्दी। लेकिन कुछ समय के बाद उसका विवाह हो गया, और विवाह के बाद जैसे ही वो ससुराल जाती है उसको जल्दी उठना पड़ता है। कहां वो 9 बजे तक सोती थी और अब उसको 6 बजे से पहले उठना पड़ रहा है। कहां वो अपने माता पिता के पास जो है वो खुल्लम खुल्ला रहती थी, अब उसको साड़ी के अंदर जो है वो बंधना पड़ता है, यानी साड़ी पहननी पड़ती है, सबसे जल्दी उठना पड़ता है। घर में वो जब अपने माता पिता के पास रहती थी तो खाना उसको बेड पर देते थे, चाय उसको बेड पर देते थे, और वो नीचे थाली भी नहीं रखती थी। और विवाह के बाद खाना खुद बनाती है, बर्तन भी खुद साफ करती है, दूसरों को खिलाती है, सास ससुर पति को, और उनके जूठे भी बर्तन साफ करती है। अभिवृत्ति में परिवर्तन है कि नहीं है, बताइए। यह परिवर्तन क्यों हो रहा है? यह परिवर्तन हो रहा है सामाजिक दबाव के कारण। हमारी कुछ अलग अभिवृत्ति थी, और हर बालिका की, हर लड़की की, हर लड़के की यही है कि शादी से पहले उसकी एक अलग अभिवृत्ति थी, लेकिन शादी के बाद उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन आया। और यह लड़कों पे भी लागू है कि लड़के जब तक विवाह नहीं हुआ अपने घर पे आराम से बैठे थे, उसका भाई, उसकी भाभी, उसके माता पिता उसको नहीं कहते थे कि बेटा जा कमा के लेके आ, सारे दिन घरे ना पड़े रहकर, खाट ना तोड़े कर। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, सामाजिक जिम्मेदारियां आ गई, और कई कई बार कहने की भी जरूरत नहीं है, लड़का खुद शर्मिंदा होकर बाहर जाने लगता है, काम करने लगता है, पैसे कमाने का प्रयास करता है। तो ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन जो है वो करना पड़ता है। वह सदा जींस पहनती थी, किंतु विवाह के पश्चात उसे साड़ी पहननी पड़ती है, जो कि उसकी नापसंद होती है, परंतु सामाजिक दबाव के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है। और यह बाधित अनुपालन का उदाहरण है। साड़ी पहनने के व्यवहार को बार बार करने पर उसकी अभिवृत्ति में स्वतः ही परिवर्तन आ जाता है, और कुछ समय बाद उसे साड़ी पहनना इतना बुरा नहीं लगता है, यहां तक कि उसे साड़ी पहनना अच्छा लगने लगता है। इसके बाद अभिवृत्ति को आप परिवर्तित कर सकते हो संज्ञानात्मक विषनांदिता का सिद्धांत। यह संज्ञानात्मक विषनांदिता का सिद्धांत दिया था लियोन फेस्टिंजर का यह सिद्धांत है, संज्ञानात्मक घटक पर बल देता है। यहां पर आधारभूत तत्व यह है कि अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक निश्चित रूप से संवादी, विश्ववादी का विलोम संवादी होना चाहिए, अर्थात उन्हें तार्किक रूप से एक दूसरे के समान होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि एक अभिवृत्ति में दो संज्ञान विश्ववादी है, तो इसमें एक संवादी दिशा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित विचारों के बारे में चिंतन करिए। जैसे कि एक लड़का या एक लड़की ये सोचते हैं, वो बाहर घूमने गए हुए हैं और उन्होंने देखा कि कॉर्नर पर या किसी स्थान पर जो फास्ट फूड का ठेला लगा हुआ है, और वो सोचते हैं कि फास्ट फूड खाने से वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। दूसरा, मैं फास्ट फूड खाता हूं। पहले अभिवृत्ति इनकी ये थी, उनको पता है कि फास्ट फूड खाने से मोटापा बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं फास्ट फूड खाता हूं। तो इस बात को वो क्या करेंगे, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा जैसे दोस्त वगैरह आ गए तो वो क्या कहेंगे कि फास्ट फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, बट मैं रोज रोज नहीं खाता हूं, सप्ताह में कभी कभी, ऐसे सप्ताह में एक दिन आके मैं यहां पर फास्ट फूड खाता हूं, हालांकि वो खाता रोज है। उत्तर दिए गए उदाहरण में विसंगति दूर करने या कम करने के लिए मैं फास्ट फूड खाना कम कर दूंगा, अर्थात संज्ञान में परिवर्तन आ जाएगा उसके। यह विसंगति कम करने का स्वस्थ तार्किक एवं अर्थपूर्ण तरीका होगा। विसंगति दूर होने के साथ ही अभिवृत्ति परिवर्तन भी हो जाता है। अब बात करते हैं पूर्वाग्रह की। अभी हमने किसकी बात की, अभिवृत्ति की बात की। अब बात करते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह क्या होता है बताइए। पूर्वाग्रह यानी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में पूर्वाग्रह भी अभिवृत्ति से मिलता जुलता ही है। जैसे
किसी व्यक्ति को करेला जो है वो अच्छा नहीं लगता और उसने अपने दिमाग में करेले के प्रति एक धारणा, एक अभिवृत्ति बना रखी है कि करेला खारा होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है, इसको खाने से मजा नहीं आता है, तो ये उसका पूर्वाग्रह है। करेला सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगर उसका सही ढंग से सेवन किया जाए तो करेला आपके स्वास्थ्य को बहुत ही स्वस्थ बना देता है और अच्छा बना देता है। तो अक्सर हम पूर्वाग्रह बना के रखते हैं, जैसे पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी और अभिवृत्ति, ये तीनों आपस में काफी ज्यादा संबंधित होते हैं। ये तीनों ही आपस में काफी ज्यादा संबंधित है। अभिवृत्ति और पूर्वाग्रह लगभग एक ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक है, बट दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? फीडमैन के अनुसार देखिएगा, फेल्डमैन क्या कहते हैं? फेल्डमैन कहते हैं कि किसी समूह के सदस्यों के प्रति स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकन को पूर्वाग्रह कहा जाता है, जो मुख्यतः उस समूह की सदस्यता पर आधारित होता है, न कि सदस्यों के विशेष गुणों पर। किसी ग्रुप के सदस्यों की स्वीकार्यता को या अस्वीकार्यता को क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। अर्थात जैसे कि ये पूर्वाग्रह हो सकता है कि आज बादल है तो बारिश होगी। पूर्वाग्रह है ये कि भाई बादल आए हैं तो बारिश होना संभावित है, ये पूर्वाग्रह है। उदाहरण के लिए देखिएगा, एक समय हमारे समाज में स्त्री पूर्वाग्रह व्यापक था, जिसमें स्त्रियों को शारीरिक रूप से कमजोर और बुद्धि में पुरुषों से हीन माना जाता था। परिणाम स्वरूप उन्हें घर में ही सीमित जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता था। हकीकत में स्त्रियां शारीरिक रूप से काफी मजबूत होती है तथा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वाग्रह एक तरह की मनोवृत्ति है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होती है। आज भी ऐसा नहीं है कि सारे समाज में महिलाओं को समान अधिकार है। आज भी हमारे समाज में जो महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वो इतनी योग्य नहीं है कि वो कोई काम कर सकती है या मार्ग निर्देशन कर सकती है या वो लीडर बन सकती है या वो घर के बाहर के काम कर सकती है। बट ऐसा है नहीं। इस सृष्टि में अगर बात करें शक्तिशाली होने की, ताकत सहने की या फिर दर्द सहने की, अक्सर ये कहा जाता है, एक मूवी देखी होगी आपने, मर्द मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, और उसमें एक डायलॉग था, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इस डायलॉग ने, ये डायलॉग भी जो था वो किस पर आधारित था? पूर्वाग्रह पर आधारित था, रूढ़िवादिता पर आधारित था। क्या ये सत्य बात है मर्द को दर्द नहीं होता? क्या जब उस दिन दर्द नहीं हुआ था जब रीट का पेपर रद्द हुआ और आपके नंबर 135 आ रहे थे, 140 आ रहे थे, तब चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आंसू सबके आए थे। किसी को थोड़ा ज्यादा अगर स्ट्रोंग है, ज्यादा पत्थर दिल है, तो वो छुप के रोया होगा, बंद कमरा करके अंधेरे में तकिए में मुंह दबा के रोया होगा। लेकिन दर्द तो सबको होता है। जब इधर से दिल टूटता है तो दर्द तो सबको होता ही है, कि नहीं होता है बताओ? लेकिन पूर्वाग्रह बना हुआ है कि लड़कियां कमजोर होती है, वो शक्तिशाली नहीं होती है, उनकी बुद्धि लड़कों की तुलना में कम होती है, जबकि लड़कियां, महिलाएं इस सृष्टि में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा दर्द सहने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। हमारी माँ, हमारी बहन, पत्नी, भाभी, चाची, ताई, जो भी रूप में आप महिला को देखोगे, आप उस रूप में उसको देखोगे और हर रूप में वो दर्द सहती है। सामाजिक दर्द है कि उसको घर से बाहर अनुमति नहीं है। शारीरिक दर्द है कि हर महीने उसको पीरियड आते हैं और उस समय, माहवारी के समय, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द उनको सहना पड़ता है। इसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा जन्म देती है, तो भी उसको बहुत ज्यादा असहनीय दर्द सहना पड़ता है। और फिर उस बच्चों के, उस परिवार के परिवेश में भी उनको असहनीय दर्द सहना पड़ता है। और इतना ज्यादा दर्द जो है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी पुरुष में ताकत है कि वो हर महीने
हर महीने इतना ज्यादा दर्द सह सके। लेकिन चूंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, इसलिए इसमें दिखाया गया है कि ताकतवर कौन है, पुरुष है। बाकी वास्तव में ऐसा है नहीं। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि वास्तव में कौन कमजोर है और कौन स्ट्रोंग है। कुछ मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह को केवल नकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं। यह भी बात सत्य है, पूर्वाग्रह हमेशा नकारात्मक ही है। ज्यादातर जो पूर्वाग्रह है वो नेगेटिव होते हैं। पूर्वाग्रह का स्वरूप स्वीकारात्मक या नकारात्मक, इसमें मनोवृत्ति के 3 संघटक अर्थात संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक संघटक और व्यवहारात्मक संघटक होते हैं। यानी पूर्वाग्रह भी 3 जो है वो इसके घटक होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक घटक, दूसरा जो होता है वो होता है भावात्मक, तीसरा जो होता है वो होता है व्यवहारात्मक। ये 3 इसके जो है वो घटक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं रूढ़िवादिता की। रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता भी वही है जो सदियों से चला आ रहा है कि लड़कियां घर का काम करेगी, लड़के बाहर का काम करेंगे। लड़कियां घूंघट निकालेगी, लड़के बाहर खुले खुले घूमेंगे। ये रूढ़िवादिता ही तो है, इसे ही तो रूढ़िवादिता कहेंगे, जो सदियों से चला आ रहा है, जो विज्ञान के तथ्यों पर आधारित नहीं है, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देखिए, पूर्वाग्रह के संज्ञानात्मक संघटक की अभिव्यक्ति रूढ़िवृत्तियों के रूप में होती है, जो एक तरह की अति सामान्यकरण यानी ओवर जर्नलाइजेशन होता है। ये पेरोन और बर्न के अनुसार किसी समूह के सदस्य के बारे में विश्वासों का एक ऐसा संग्रह जिसमें विवेकी आधार की कमी होती है, रूढ़ि युक्त कहलाता है। यानी बिना विवेक के, बिना तर्क के किसी बात को फॉलो करना ही रूढ़िवादिता है। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं। आज बच्चे हैं नहीं क्लास में, पिछली क्लास में भी अराउंड 40 से 50 बच्चे थे, इस क्लास में भी बच्चे कम हैं। क्या बात है, कहाँ चले गए सारे? या फिर सबके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है? अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वहां पर तो मैं नोटिफिकेशन भेज ही रहा हूं, लेकिन फिर भी आज दोनों ही क्लासों में बच्चे कम हैं। सेकर्ड एंड बेकमैन के अनुसार रूढ़ि युक्त प्रकटीकरण का एक अतिरंजित रूप है जिसमें 3 विशेषताएं होती है। लोग व्यक्तियों के एक वर्ग को निश्चित विशेषताओं के आधार पर पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, कि हम किसी व्यक्ति को देखकर, उसके आचरण से देखकर ये देख सकते हैं कि ये किस जाति का है या ये किस क्षेत्र का है ना? पता लग जाता है कि नहीं लग जाता? अब बाबू सोना करने लगे हैं तो करने लीजिए। क्या बात कर रहे हो आयुष वर्मा यार, है ना? कर लेने दीजिए, जो बाबू करे, सोना करे, जानू मानू करे, वो कर ले, वो स्वतंत्र है। हमारे यहाँ कोई रूढ़िवादिता नहीं है, आप पूर्णतः स्वतंत्र है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे, पढ़े आप, व्यक्तियों के उस वर्ग के प्रति निश्चित विशेषताओं को आरोपित करने में लोगों को सहमत रहता है। लोग उस वर्ग के किसी भी व्यक्ति पर उन विशेषताओं को आरोपित कर देते हैं। जैसे अगर कोई युद्ध कला जानता है तो जनरली उसको क्या माना जाता है? क्षत्रिय माना जाता है, क्षत्रिय माना जाता है। अगर कोई पूजा पद्धति का विधान जानता है तो उसे ब्राह्मण माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? हमने उसकी विशेषता के आधार पर ही तो उसका समाज तय कर लिया। उदाहरण के लिए मान लेना कि विशेष जाति के अन्य लोगों से ज्यादा होशियार व तेज होते हैं। यह जरूरी नहीं कि उस जाति का हर व्यक्ति वैसा ही हो, परंतु रूढ़िवादिता विवेक से परे होती है। जैसे जनरली ये माना जाता है, एक छोटा सा उदाहरण, बहुत प्यारा उदाहरण बताता हूं, कि SC ST के जो लोग हैं वो सारे गरीब होते हैं, सारे कमजोर होते हैं, सारे दबे हुए होते हैं। जबकि जनरल जाति के जो लोग हैं वो सारे धनवान होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं और बहुत ज्यादा जो है वो योग्य होते हैं। बट ऐसा 100% तो नहीं है। SC ST में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब पैसे वाले हैं, खूब बुद्धि वाले हैं, खूब जो है वो प्रोग्रेस किए हैं। और जर्नल में भी ऐसे लोग हैं जो बेचारे
बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, दिन रात मेहनत करके 2 टाइम की रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये रूढ़िवादिता है कि हम किसी समाज के आधार पर सबको एक ही तराजू में तोल देते हैं। मोनिका जी, आपकी नमस्ते हमने एक्सेप्ट कर ली है हमारी बहन, बिल्कुल भी ऐसा ना माने कि नहीं करिए। विभेद क्या होता है? विभेद को पूर्वाग्रह की परिणति के रूप में देखा जाता है। किसी जाति, प्रजाति अथवा अल्पसंख्यक समूह के प्रति समूह सदस्यता के कारण उत्पन्न गलत एवं अनुचित अभिवृत्तियों पर आधारित व्यवहार को ही क्या कहते हैं? विभेद कहते हैं। कि ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये जर्नल है, ये फलाना है, ये ढिमकाड़ा है। ये क्या है? विभेद ही तो है। ये क्या है? विभेद ही तो है। तो ये टॉपिक आपका हो गया पूरा। महत्वपूर्ण इसके कुछ कथन है, यानी जो लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं वो है, वो आप खुद देख लीजिएगा। आइए कुछ इस क्वेश्चन के, इस पेपर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आता है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति है या भाव है या विचार है या व्यवहार है। क्या है पूर्वाग्रह? कमेंट में उत्तर दे। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह क्या है? तो आप सब जानते हैं पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति है। क्या है ये? एक तरीके की धारणा है, एक तरीके का नजरिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है वह कहलाता है। वह व्यक्ति जो छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जो है वो प्रेक्षणकर्ता कहलाता है। मनोवृत्ति के घटक हैं। मनोवृत्ति के 3 घटक हैं, हमने पढ़े थे ना, 3 घटक मनोवृत्ति के। एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, 3 घटक हैं। संज्ञानात्मक विषणादिता का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है ये सिद्धांत? तो ये सिद्धांत जो है वो अभिवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? अभिवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है। लक्ष्य के व्यवहार के लिए कारण देना किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व है? किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व है बताइए? यह जो है वो गुणारोपण का मुख्य तत्व है। थोड़े से लेवल अप है इसमें। और पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। पूर्वाग्रह के कारण अगर कोई व्यवहार हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं विभेद। क्योंकि हमने पूर्वाग्रह के कारण ही तो ये कह दिया ना कि ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है। हमने विभेद कर दिया। किसके आधार पर? पूर्वाग्रह के आधार पर। किसके आधार पर? पूर्वाग्रह के आधार पर। और लास्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अभिवृत्ति परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए अनुनयात्मक संचार की आवश्यकता होती है। डी। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। कक्षा 12 में ऑलमोस्ट जितने मोस्ट जो टॉपिक थे वो तो हमने सब कर लिए हैं। अब कल बचा हुआ 2-3 टॉपिक और है, उनको हम कल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि और कौन कौन से यूनिट हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, कक्षा 12 जो हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, इसमें हमने जो है वो क्या क्या कर लिया है। इसमें हमने यूनिट 1 कर ली है, जिसमें हमने बुद्धि और अभिक्षमता को पढ़ा। हमने व्यक्तित्व पढ़ लिया यूनिट 2 में, दबाव पढ़ लिया यूनिट 3 में। यूनिट 4 मनोवैज्ञानिक विकार है, तो मनोवैज्ञानिक विकार हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यूनिट नंबर 5 है चिकित्सा उपागम और परामर्श, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यूनिट 6 जो अभी हमने खत्म की है अभिवृत्ति, ये हमने पढ़ ली है। यूनिट 7 जो है वो है समूह प्रक्रिया और सामाजिक प्रभाव, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यूनिट 8 मनोवैज्ञानिक तथा जीवन, ये भी हमारे जो है वो हिस्सा नहीं है और सिलेबस का। व्यवहारिक मनोविज्ञान भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और मनोवैज्ञानिक कौशल का विकास, ये थोड़ा सा देखेंगे। मनोवैज्ञानिक कौशल का विकास हम देखेंगे। तो प्रयास है कि कल
या परसों यानी 6 तारीख तक हमारा मनोविज्ञान जो है पूरा हो जाएगा कक्षा 12 का। इसके बाद कक्षा 11 और 12 की कंप्लीट पीडीएफ प्रिंट वाली मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और फिर हम इस सेशन में एक एक टॉपिक मनोविज्ञान का पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम कक्षा 11 और 12 पढ़े हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। मिलते हैं 3 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।